नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश 24 की खबर लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम सियासी खबर की तह तक पहुंचे जो 2024 के हवाले से सियासी मायनों में अहमियत रखती है। आइए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार मई महीने में 10 साल पूरा करेगी और इस 10 साल के पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्होंने देश के गरीब और किसानों के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 60 करोड़ लोगों के घर में गैस, बिजली, 5 किलो मुफ्त राशन और अनेक प्रकार की सुविधाएं नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार की देन। मोदी सरकार ये मई में 10 साल पूरा करेगी। ये 10 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस देश के गांव, गरीब और किसान के लिए 2 महत्वपूर्ण काम मोदी जी ने करे। 160 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कानून ले आए जो आपका था, आपकी नाक के सामने से छीनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि माल्या और अडानी का कर्जा माफ हो सकता है लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाए। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है। कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए। ये कानून है। मगर यहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया और कहा कि अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने वापसी की है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरा जाए। अगर शुरू से देखेंगे नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी की। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। हत्या की घटनाएं रोज हो रही थी। फिर वापस वो जंगल राज का दौर आ गया और एक बार फिर जब उन्होंने वापसी की है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो, बिहार की लोगों की जो सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, हेमंत सोरेन पर छापेमारी करो, केजरीवाल पर छापेमारी करो, ये नौटंकी क्यों चल रही है। उन्होंने कहा कि आपको भगवान राम भी नहीं बचा रहे। 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा। आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा। 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार भाजपा में गए हैं। इससे भाजपा को समझ आ जाएगा कि नीतीश कुमार इस बार भार बनकर गए। ऐसा है, नीतीश जी के बारे में जो पहले था सोच थी कि बहुत सबको लेकर चलने वाले नेता हैं जो भी हैं, पर नीतीश कुमार जी की आदत में शुमार हो गया। पहले भी पलटू राम कहते थे, अब और मोहर लग गई।
तो उसमें दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं स्वयं जब उस तरीके से सोच पे हूं, मैं खुद काम करना वो चाह रहे हैं, कुछ तरीके से काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार जी, मैं समझता हूं कि जो इस बार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी इनके लिए एसेट बन के नहीं गए हैं, इस बार इनके लिए भार बन के गए, और बहुत बड़ा भार पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जनता देख। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर ने 16 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी कुलदीप सिंह को 12 वोट मिले, 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और इस हिसाब से बीजेपी उम्मीदवार ने मेयर का चुनाव जीत लिया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर सख्त ऐतराज का मुजाहरा किया। दोनों ने जमकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख कर लिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने एक याचिका लगाई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे चुनाव में धांधली की गई है। उन्होंने कोर्ट से वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड भी अपने पास रखने के लिए अर्जी लगाई है और साथ ही कहा गया है कि इस पूरे मामले में धांधलेबाजी से काम लिया गया है और वोटों की गिनती में, या फिर यूं कहिए कि बैलेट पेपर्स को दिखाते वक्त उनके एजेंट को ये सब नहीं दिखाया गया। तो वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड की मांग की गई है दोनों पार्टी की तरफ से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिखाता है कि भाजपा इतने छोटे से मेयर चुनाव में अगर इस तरह की गैर कानूनी और असंवैधानिक घटना को अंजाम दे सकती है तो आपकी लोकसभा चुनाव की हार को देखते हुए लोग क्या करेंगे? क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है जहां चुनाव ही ना हो? दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे? क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की जीत लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस और आप के ठगबंधन की हार। बीजेपी की जीत झूठ पर सच की राजनीति की जीत है, भ्रष्टाचार की राजनीति पर देश की सेवा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय गठबंधन की हार तो सिर्फ ट्रेलर है। 2024 में भारत को पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। मेयर इलेक्शन में भाजपा की जीत लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस और आपके ठगबंधन की हार है। भाजपा की जीत सच्चाई की झूठ पे जीत है, देश सेवा वाली राजनीति की भ्रष्टाचार वाली राजनीति पे जीत है। आज जन सेवा वाली राजनीति की मौका परस्ती वाली कांग्रेस और आपकी राजनीति के ऊपर जीत है। सत्य तो ये है, इंडी गठबंधन को ये संदेश और समझ आ जाना चाहिए कि 0 जमा 0 0 ही होता है। और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आइए रुक करते हैं। 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं। देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं,
हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है। आप लोग जा रहे हैं, ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, अंत में आपने ये कहा कि कुर्सी से चिपके रहेंगे। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि ये आखिरी वोटिंग चुनाव है और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा बाकी कंट्रीज की तरह। तो ये आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा या फिर आपको ये सारे जो आसार दिखाई दे रहे हैं ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक 10 बाई 10 किलोमीटर का छोटा सा शहर चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ के छोटे से शहर के अंदर एक छोटे से मेयर का चुनाव, उसके अंदर अगर ये इस किस्म तक, इस हद तक गिर सकते हैं तो बड़े चुनाव के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। तो आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें भी अब गड़बड़ी करने की सरकार। देखिए अभी जो कई सारे मैंने देखे हैं वीडियोस, कई सारे, उसके ऊपर एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर आगे भविष्य में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है और आप भी लोकसभा चर्चा अच्छी चल रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ नतीजे आएंगे। कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के लीडर से क्या आपकी बात हुई है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पवन बंसल थे, अभी बैठे थे, तो जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज मेरा मकसद चंडीगढ़ का मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए। चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का बने, इसका बने, उसका बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट है जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे, वो आपके शहर में गुंडागर्दी मचवाएंगे। जो ईमानदारी से वोट जीतेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, वो शासन में ईमानदारी लेके आएंगे। आज इन्होंने जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी, अरे वोट, आपके वोट, जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। नॉन बिलेबल ऑफेंस है, उसने फ्रॉड करके सबके वोट बदल दिए उसने। ये कैसे परमिसिबल है? जनतंत्र तो सुप्रीम है, वोट तो एक तरह से बहुत सैक्रोसैंक्ट है किसी का भी वोट। आपने काउंसलर्स के वोट बदल दिए, काउंसलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते। ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी। ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। बिहार से लेकर झारखंड तक जो ईडी कार्रवाई कर रही है और हेमंत सोरेन हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इस पर एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। आपका कहना है कि ईडी इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रही है। एक इन्होंने माहौल ये बनाया पूरे देश के अंदर, अब राम मंदिर का वो उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का, अब तो इतनी सीट आएंगे और इतनी सीट आएंगी। अगर इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है, इसका मतलब ईडी की भी जरूरत है, फर्जीवाड़े की भी जरूरत है, गुंडागर्दी करने की भी जरूरत है, तब सीट आएंगे इनकी। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा? क्यों ईडी पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? क्यों उधर एनसीपी तोड़ते? क्यों शिवसेना तोड़ते? क्यों सबके पीछे ईडी छोड़ते? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग ठीक से हो गई तो इंडिया गठबंधन इनको, आज अगर चुनाव ईमानदारी से हो जाता, इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा था, 16 वोट इनके थे, 20 हमारे थे, हम इंडिया गठबंधन की पहली जीत होती। लेकिन ये तो इस तरह से गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। सीधा सीधा था। आज का चुनाव तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट था। हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, 20 वोट थे हमारे, इनके 16 वोट थे। तो आज का चुनाव तो इंडिया गठबंधन जीत ही रहा था। तो फिर गुंडागर्दी करके इन्होंने इसको। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की शुरू से नीयत खराब थी, गिनती में पारदर्शिता नहीं थी। और एक बार फिर से रुख करेंगे 24 की अहम खबरों का। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होने पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि ईडी बेकार में बोलते हैं आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा, मोदी, अमित शाह ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा और उन्हें भी मजा आएगा। जब इस सत्ता का चक्र पलटेगा तो सब इसके जद में आएंगे। पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप,
मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, श्रीमान शुरुआत आपने की। अब पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो बच्चों की नौकरी खा गए। पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनकी जमीन लालू यादव और उनके परिवार ने लिखवाने का काम किया। एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी की जांच पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जब चारा घोटाले का मामला सीबीआई को दिया गया तो सत्ता में कौन था? जब एफआईआर दर्ज की गई तो सत्ता में कौन था? वहां कांग्रेस थी, तो बीजेपी को क्यों दोषी ठहराया जाए? बीजेपी पर यह गलत आरोप है। कल श्रीमान लालू जी से पूछताछ ईडी की, आज तेजस्वी जी से हो रहा है। तो ईडी कहाँ जाती है? जहां भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कानून को जहां ताक पे रख दिया जाता है, और इन लोगों ने ऐसा किया है। और बीजेपी पर जो आरोप लगाते हैं गलत है। हम उनको कहना चाहेंगे, चारा घोटाला को भी याद कराना चाहेंगे कि जब चारा घोटाला सीबीआई को इस मामले को सौंपा गया था, उस समय किसकी सरकार थी? जब एफआईआर हुआ तो किसकी सरकार थी? चार्जशीट हुआ तो किसकी सरकार थी? जब लालू जी जेल गए तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, गुजराल जी की सरकार थी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा कि सख्त कार्रवाई हो रही है, तभी तो नेता घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें किसी के बारे में कोई शिकायत है तो न्यायालय जाएं। कोर्ट जाने से उन्हें किसी ने रोका नहीं है। वो सिर्फ तभी कोर्ट जाते हैं जब उन्हें बचना होता है। सख्त कार्रवाई हो रही तभी तो घर छोड़ के उन्हें नेता भाग रहे हैं। और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाने के लिए किसी को रोका नहीं है, केवल बचने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब उनको घेर लेती है, जब पकड़े जाते हैं, तब बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है और भी कोई इस पर गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए खुला है। सामान्य लोग, जनता या तो किसी पार्टी के लोग अदालत में गए, खटखटाए, तभी अदालत ने इंक्वायरी किया और जो तथ्य सामने आ रहा है उसका आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो आपको अगर भरोसा है कोर्ट पर, सीबीआई पर, जाइए कोर्ट में। नहीं, सख्त कार्रवाई हो रही तभी तो घर छोड़ के उन्हें नेता भाग रहे हैं। और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, यह सब रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाह से लड़ने के लिए एक पुख्ता रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कृपया इंतजार करें। कि यह सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए, देखिए एफआईआर दर्ज करा दिया है वहाँ अरगोड़ा थाना में कि राज्य के मुख्यमंत्री लापता है और इनाम की भी घोषणा कर रखी है। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया था क्या इन्होंने लापता होने का? और स्वामी चिन्मयानंद और सेंगर सरीखे इनके नेता जो थे, जो गायब हो जाया करते थे, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। इस तरह की हास्यास्पद बातें जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने आप को मानते हैं, न करें तो बेहतर। देखिए, यह सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक के बाद एक दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई यह है कि वो ना अपनों से न्याय कर पाए और ना ही जनता से। एक एक करके इनके सहयोगी दल इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने के लिए मना कर देती हैं। इनके सहयोगी दल इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और कोई जाने की तैयारी में ताक लगाए बैठे। दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है। इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं और कई और जाने की तैयारी में ताक लगाए बैठे हैं। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है। इंडिया गठबंधन अस्वाभाविक है। अभी ये गठबंधन ब्रेन डेड है। कांग्रेस का स्वभाव झगड़ा करने का, टूटने का है। अभी इंडिया गठबंधन का झगड़ा अंत तक आया है। ऐसा लग रहा है कि अब अपने में झगड़ा करेंगे। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है। अभी इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है। कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि गठबंधन में रहकर ही हम भाजपा का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है भाजपा को हराना और कांग्रेस का भी मकसद है भाजपा को हराना। रंजन चौधरी कोई ट्रोजन घोड़ा नहीं है, वो पीसीसी अध्यक्ष है। उनको पार्टी चलाना है, उनको संगठन चलाना है, कार्यकर्ताओं को जोश में रखना है। तो कभी कभी कुछ बातें हो जाती है, टीएमसी के साइड से, हमारे ओर से बातें हो जाती हैं, पर ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है। राजीव रंजन चौधरी कोई ट्रोजन घोड़ा नहीं है, वो पीसीसी अध्यक्ष है। उनको पार्टी चलाना है, उनको संगठन चलाना है, कार्यकर्ताओं को जोश में रखना है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों ने मोदी को मिटाने की जिद में खुद को मिटा लिया, इसलिए खुद हमला करवाते हैं और खुद ही खबर बनवाते हैं। ये परसेप्शन बना खेल है, क्योंकि आज पूरा देश मोदी में है, राम में है। मोदी जी के साथ लगातार लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसलिए ये कोई ना कोई ऐसी अफवाह फैलाना चाहते हैं। कोई हमला नहीं है, खुद ही हमला करवाते हैं, खुद ही खबर बनवाते हैं। तो एक झूठ है। कोई कौन किस पर हमला करेगा? पैदल करे, बस में करे, गाड़ी में करे, किसी में यात्रा करे, हमें क्या लेना देना। लोकतंत्र में हर किसी को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन ये झूठी खबरें छपवा कर, झूठी बातें बनाकर, और आज नहीं, पहले दिन से ये मनगढ़ंत खबरें बनवाने में माहिर है। सिर्फ ये परसेप्शन बना खेल है, क्योंकि आज पूरा देश मोदी में है, राम में है। मोदी जी के साथ लगातार लोग। इंडिया गठबंधन को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दोनों ही पार्टियों को अपने लोगों को संयम में रखना चाहिए। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे बयानों के माहौल में गठबंधन को नुकसान होता है। मैं तो इस अलायंस का एक न्यूट्रल पार्टनर के तौर पे कह सकता हूं कि दोनों ही पार्टियों को अपने लोगों को संयम में रखना चाहिए। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी साहब बयान देते रहते हैं, लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे बयानों के माहौल में जो अलायंस है उसको नुकसान होता है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए, मैं तो इस अलायंस का एक न्यूट्रल पार्टनर के तौर पे कह सकता हूँ कि दोनों ही पार्टियों को अपने लोगों को संयम में रखना चाहिए।
जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी साहब बयान देते रहते हैं, लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे बयानों के माहौल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी और बीजेपी का उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था। भगवान राम का जन्म रामनवमी पर हुआ था, तो वो लोग 2-3 महीने रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता, उसी तारीख को कर देते तो निर्माण भी पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि तब तक लोकसभा चुनाव हो जाते। उनकी भावना शुद्ध रूप से राजनीति की। तो ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, इनका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था। अब राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी पे हुआ। तो 2-3 महीने रुकी जाते तो क्या बिगड़ता, उसी दिन कर देते, निर्माण भी पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण क्या? क्योंकि तब तक लोकसभा चुनाव हो जाता। तो उनका उद्देश्य राम मंदिर में सनातन धर्म और राम के प्रभु के प्रति समर्पण भावना नहीं है, उनकी भावना शुद्ध रूप से राजनीतिक। अंतरिम बजट सत्र से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से आर्थिक रूप से देश को बर्बाद किया जा रहा है, मैंने वो मुद्दा उठाया है। असम सरकार राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमले करवा रही है। इस सरकार को लगभग 10 साल तो बीत गए। किसान की आय को दोगुना करना तो दूर, लागत निकाल पाना भी मुश्किल है। इसी तरह से जैसे विरोधियों पर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड हो रही है, वो शर्मनाक है और लोकतंत्र के खिलाफ। लोकसभा जो वर्तमान का कार्यकाल, इसकी अंतिम बैठक नजर आती। मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आर्थिक रूप से जिस तरह देश को बर्बाद किया जा रहा है वो मुद्दा मैंने उठाया है। फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरह तोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमले आसाम सरकार करा रही, उस मुद्दे को उठाया है। किसान को 10 साल तो अब बीत गए, लगभग बीत गए, आज तक तो अभी कुछ किया नहीं इन्होंने। तो मैं कह सकता हूं कि दुगना तो करना दूर रहा, तो लागत निकालना मुश्किल है। इसी तरह जिस तरीके से ईडी, कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से अब केंद्र सरकार पर हिमाचल को बजट में कुछ भी न देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और हिमाचल के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी अच्छा बजट पेश नहीं हुआ, हिमाचल के बजट पर कट लगाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमारे साथ भेदभाव कर रही है। जिस तरीके का बजट पिछले साल भी पेश होना चाहिए था, उसमें कई चीजों में कट लगा है और जो हमारा हक था उसको भी उन्होंने नजरअंदाज किया है। अभी आपने देखा पिछली बार जब बाढ़ आई तब भी हम बार बार पुकार लगाते रहे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। उसमें भी हमें कुछ भी राहत का कार्य ऐसा। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे